अपनी पीआईएल के माध्यम से मैं यही काम करता हूं। जितने संसद में महापाप हुए हैं, जितने संसद में भारत के खिलाफ धोखा हुआ है, जितने संसद में देश के साथ गद्दारी की गई है, संविधान की शपथ लेके वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेने वाले सांसदों ने जो देश के साथ गद्दारी किया है, मैं उसी गद्दारी के खिलाफ लड़ रहा हूं। क्योंकि सांसद नहीं हूं कि मैं संसद में इस बात को उठा पाऊं, तो मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय किया, इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, आ गए सुप्रीम कोर्ट, और तब से पिछले 20 वर्ष से ही काम अपना चल रहा है। जब भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आई कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो, तो गांधी जी चाहते थे जब जिंदा थे कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग मेजॉरिटी इसको जानती है, लिखती है, इसको पढ़ती है। दक्षिण के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, यह बिल, यह प्रस्ताव बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में पेश किया था, और उसके पीछे लॉजिक भी दिया था। 2 लॉजिक दिया उन्होंने। पहला, उन्होंने कहा इससे एक तो यह होगा उत्तर दक्षिण का झगड़ा बंद हो जाएगा, हिंदी गैर हिंदी का झगड़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु और उधर वाले हिंदी का थोड़ा विरोध तो कर रहे थे, संस्कृत का विरोध नहीं कर रहे थे। सच्चाई तो यह है कि साउथ में सारे नाम संस्कृत में ही होते हैं। जैसे उत्तर भारत में जहां जहां मुगलों का राज है, वहां जो गांव होता है उसका नाम पुर होता है, रामपुर, श्यामपुर, ऐसे होता है। दक्षिण भारत में रामपुरम, मछलीपुरम, मछलीपट्टनम, रामनाथपुरम, ऐसे नाम होता है, लास्ट में म होता है संस्कृत के उसमें। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा, चाहे महिला हो पुरुष, नाम उसका संस्कृत में होता है, लास्ट में इस तरीके कुछ रखा जाता है। दुर्भाग्यवश आज की डेट में बाबा साहब की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले उस पर भी तैयार नहीं हुए। बाबा साहब का प्रस्ताव गिर गया। बाबा साहब चाहते थे कि जब देश आजाद हुआ है और विभाजन मजहब के आधार पर हुआ है, एक बाबा साहब की किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको आप लोग पढ़िए। उनका यह कहना था कि यह विभाजन को मैं तब एक्सेप्ट करूंगा जब मजहब के आधार पर अगर ये डिवीजन हो रहा है, पाक नापाक के आधार पर हो रहा है, तो सारे पाक उधर चले जाएं, सारे नापाक इधर रहें। भाई जो उस समय थ्योरी दी गई थी, ये तो दी गई थी, हम पाक हैं, ये हिंदू नापाक होते हैं, तो पाक नापाक एक साथ नहीं रहते, हम पाक हैं, हम अपना पाक स्थान बनाएंगे। पाकिस्तान का मतलब पाक स्थान, वो नाम इसलिए पड़ा। तो बाबा साहब ने कहा जब तुम पाकिस्तान बना ही रहे हो, तो इधर के जितने पाक हैं सारे पाक उधर चले जाएं, और जितने उधर के नापाक हैं वो सारे नापाक इधर आ जाए। लेकिन वो भी नहीं चल पाई। बाबा साहब ने बड़े तरीके से संविधान में एक आर्टिकल डाला, वो आर्टिकल 13 है। दुर्भाग्यवश उस पर कभी चर्चा नहीं होती, न संसद में चर्चा होती, न विधानसभा में चर्चा होती है। आर्टिकल 13 ये कहता है, आज के दिन मतलब 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान लागू हुआ, आज के दिन भेदभाव पैदा करने वाले सारे नियम कानून खत्म, मजहब के आधार पे बने सारे नियम कानून खत्म, मजहब के आधार पे बने सारे बोर्ड ट्रिब्यूनल खत्म, मजहब के आधार पे जितनी चल रही थी सिस्टम वो सारे खत्म। बाबा साहब का कहना था विभाजन हो गया है, अब देश में न मजहब के आधार पे नियम चलेगा, न मजहब के आधार पे कानून चलेगा, न मजहब के आधार पे कोई बोर्ड होगा, न मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल होगा, न मजहब के आधार पे कोई योजना होगी, न मजहब के आधार पे कोई लोन होगा, न मजहब के आधार पे स्कूल होगा, न मजहब के आधार पे कॉलेज होगा, न मजहब के आधार पे वजीफा होगा, कुछ भी मजहब के आधार पे नहीं होगा। और आप संविधान को उठा के देखिए, आर्टिकल 13 यही कहता है, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 कहता है जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, आर्टिकल 19 कहता है सबको लिखने पढ़ने बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21 कहता है सबको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 15 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जो भी सिस्टम दिया उन्होंने कहा कि अब मजहब के आधार पर नहीं होगा, सबके लिए होगा, यानी जो भी नियम कानून होगा वो एक देश एक विधान होगा, अलग अलग नहीं चलेगा। आज सारे जयंती मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाने वाले सारे लोग एक देश एक विधान की बात करते हैं क्या? जोर से बोलिए, करते हैं क्या? उनको एक्सपोज करने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, अपने नाम के लोगों को जोड़िए, फेसबुक पे लिखिए। अपनी जाति वालों को फेसबुक फ्रेंड नहीं बनाना। आप पवार हो तो क्या करते हो, बड़े चालू पवार दोस्त बना लिया, बाकी को छोड़ दिया ना, ये नहीं करना। सिंधे एक दोस्त, एक अपना फ्रेंड हो गए, देशमुख फ्रेंड हो गए ना भैया, ये नहीं करना। जिनको जानते पहचानते उनको फेसबुक फ्रेंड क्यों बनाना? वो तो डायरेक्ट फ्रेंड है, वो तो फिजिकल फ्रेंड है। जिनके पास आपका मोबाइल नंबर
जिसका है उसको वर्चुअल फ्रेंड क्यों बनाना, वो तो आपका डायरेक्ट फ्रेंड है। अरे फेसबुक फ्रेंड उसको बनाओ जिसको जानते नहीं हो, और अपने नाम के लोगों को बनाओ, फायदा क्या होगा। अब जैसे मिलिंद जी का नाम मिलिंद, अब अगर ये कुलकर्णी बनाएंगे तो फिर तो वही नासिक के महाराष्ट्र के कुलकर्णी मिलेंगे। लेकिन अगर ये मिलिंद नाम से फेसबुक फ्रेंड भेजें तो हिंदू भी मिलिंद है, जैन भी मिलिंद है, बौद्ध भी मिलिंद है, सिख भी मिलिंद है। राम, श्याम, अनिल, जो भी आपका नाम है, उस नाम के लोग आपको हिंदू भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे। उस नाम में आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, क्षत्रिय भी मिलेंगे, वैश्य भी मिलेंगे, दलित भी मिलेंगे। उस नाम में आपको मराठी भी मिलेंगे, गुजराती भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, कश्मीरी भी मिलेंगे, तमिलियन भी मिलेंगे, तेलुगु भी मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे। तो यही नासिक में बैठे बैठे आपको जो बात ठीक लगी, आपने अपने 5000 फ्रेंड को लिख दिया तो आपकी बात 5000 तक पहुंच गई। और अगर आपकी पत्नी ने भी सहयोग कर दिया, मान लो आपकी पत्नी का नाम विभा है, शिखा है, दीपा है, रश्मि है, जो भी है, उनका भी आपने 5000 जुड़वा दिया, उन्हीं के नाम के लोगों को, दूसरा नहीं, नाम के बस। सीमा 5000 सीमा की फ्रेंड, रश्मि 5000 रश्मि की फ्रेंड, विभा 5000 विभा की फ्रेंड, रेखा 5000 रेखा की फ्रेंड। तो आपके पास कितनी क्षमता हो गई अपनी बात पहुंचाने की? 10,000। यदि मैं प्रधानमंत्री होता कितने लोग पढ़ेंगे? 10,000। बेटे बहू को भी बना लीजिए, बेटा तू भी आ जा। पिताजी को चलाना नहीं आता, उनके नाम पे अकाउंट खोल के आप ही चलाइए, कोई दिक्कत है क्या? अरे अपनी बात पहुंचानी है ना, अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। आयाम क्या कर रहा है, आयाम में मैंने क्या बात कही, नासिक में आज क्या मैंने बात कही, अगर सभी लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड लिखने के लिए शुरू कर दें, इस वीडियो को डालना शुरू कर दें, जो कुछ बात समझ में आई उसको लिखना शुरू कर दें, देखते देखते आज का वीडियो कम से कम 5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई लागत आई क्या? कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? 5 मिनट का इन्वेस्टमेंट है बस। 1 महीने लगेगा 5000 फ्रेंड बनाने में, उसके बाद तो बस 2 मिनट 5 मिनट, जब कोई व्हाट्सएप पे अच्छा वीडियो आया डाल दिया, जब कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आया वो डाल दिया। अपनी अच्छी चीज को अपने तक नहीं रखना होता, बुरी चीज को अपने तक रखना होता, भाई दूसरों को नहीं बताना। लेकिन अच्छी चीज तो मैक्सिमम, और गड़बड़ चीजों को भी बताना चाहिए, जो कुरीतियां चल रही हैं, कुप्रथाएं चल रही हैं, उनको बताना चाहिए। सबसे ज्यादा सांसद कहां है, जोर से बोलिए? भारत में। अरे भारत की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता, वो पीछे से आवाज नहीं आ रही, सबसे ज्यादा लेखक, सबसे ज्यादा पत्रकार, सबसे ज्यादा कलमकार, सबसे ज्यादा चैनल, सबसे ज्यादा अखबार, सबसे ज्यादा यूट्यूबर, सबसे ज्यादा जज, सबसे ज्यादा वकील, सबसे ज्यादा कथावाचक, सबसे ज्यादा धर्मगुरु, सबसे ज्यादा मठ मंदिर, सबसे ज्यादा एनजीओ, सबसे ज्यादा चिंतन बैठक, सबसे ज्यादा ऑडिटोरियम। लेकिन जो समस्याएं भारत में है, ये सिंगापुर जापान में नहीं है। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पलायन है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, सब सबसे ज्यादा है। उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जानते हैं क्यों? वैसे शासक बहुत अच्छा हो, लेकिन नियम कानून गड़बड़ हो, पुलिस व्यवस्था गड़बड़ हो, न्यायिक व्यवस्था गड़बड़ हो, प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ हो, तो भ्रष्टाचार, अपराध, अराजकता कम नहीं होती। आज बाबा साहब की जयंती है, इसके अलावा एक और चीज की जयंती है। 14 मार्च को भारत में कुछ बड़ा हुआ था, याद है किसी को? दिल्ली में हुआ था, होली का दिन था, और जज साहब के यहां नोटों का बंडल मिला था। आगे साल से 14 अप्रैल को तो हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, लेकिन 14 मार्च को हम न्यायपालिका के लिए काला दिवस मनाएंगे। मुझे नहीं पता वो नोटों की बंडल किसका था। सामान्य व्यक्ति नोटों की बोरी दे सकता है क्या? सही व्यक्ति अपने काम के लिए नोटों की बोरी देगा क्या? जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ है वो नोटों की बोरी देगा, या जिसने बलात्कार किया है वो नोटों की बोरी देगा? जिसके बच्चे की हत्या हुई है वो नोटों की बोरी देगा, या जिसने हत्या किया है वो नोटों की बोरी देगा? मुझे नहीं पता वो नोटों की बोरी किसी आतंकवादी की थी, अलगाववादी की थी, कट्टरपंथी की थी, या जिहादी की थी, या मिशनरी की थी, किसी बलात्कारी की थी, या किसी हत्यारे की थी, लेकिन सामान्य व्यक्ति की तो नहीं हो सकती।
मेहनत से, ईमानदारी से रहने वाले व्यक्ति की तो नहीं हो सकती। और बेशर्मी देखिए, इतने बड़े बड़े जज रिटायर होकर बैठे हुए, सिटिंग जज ना बोले समझ में आता है, रिटायर्ड जज भी बोलने के लिए तैयार नहीं। जैन, सामान्यतया जैन मांसाहारी नहीं होते। अगर कोई एक जैन मांसाहारी हो जाता है, सारे जैन उसके ऊपर टूट पड़ते, रहे तू मांस खा रहा है। करते नहीं करते? उसकी निंदा करते कि नहीं करते? और यहां नोटों की बोरी मिल गई, पहले उस खबर को दबाया गया, एक हफ्ते के बाद खबर छप गई, तो फिर 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। कमेटी को केवल इतना देखना था कि हां बोरी मिली कि नहीं मिली, और यह बात तो जो गाग बुझाने वाले आए थे वो भी बता देंगे, पुलिस वाले भी बता देंगे। और ज्यादा दिक्कत थी, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लेते। संविधान इतनी शक्ति दिया है, कुछ भी करा सकते हैं। वहां रहने वाले जो भी स्टाफ है, सिक्योरिटी वाला है, जो वहां पे वॉचमैन है, जो सफाई करने वाला, अरे उनको पकड़ के अपना नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करा लेते। एक 24 घंटे में पता चल जाता कि बोरी वहां पे किसकी थी। अब बोरी थी भी कि नहीं थी, जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता था, लेकिन हुआ क्या? नहीं। अच्छा चलो इसको छोड़ दो,